नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से परेशान है। चीन से आई बला ने पहले ही इंसानियत को संकट में डाल रखा है, लेकिन इस मुसीबत और महामारी के बीच भी दुनिया का एक ऐसा कोना है जहां जंग के हालात बन रहे हैं। रॉकेट्स और लड़ाकू विमानों के हमले में इंसानियत का खून हो रहा है। वहीं बात की जाए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आर पार की जंग देखने को मिल रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जंग की, जहां आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। वहीं अब अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार भी दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता का प्रयास कर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं। लगातार एक दूसरे पर ये दोनों देश मिसाइल और रॉकेट से हमला कर रहे हैं। लगातार जानें भी जा रही हैं, जिसके बीच अब संयुक्त राष्ट्र भी मध्यस्थता करने आ गया है। लेकिन हमास के नेताओं को निशाना बनाए जाने से इन प्रयासों में थोड़ी मुश्किलें भी आ सकती हैं। जी हां, इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमास के नेताओं को मारा है। वहीं पर अगर बात की जाए हमास की, तो हमास ने भी अपने कुछ नेताओं की मौत की पुष्टि की है। इस हमले में लगातार लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। महिलाएं, बच्चे, नागरिक मारे जा रहे हैं। दोनों देशों के तनाव कम करने के लिए क्षेत्र में एक अमेरिकी राजनयिक भी आए और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रविवार को बैठक भी की और आह्वान किया कि रोका जाए इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। आपको बता दें, इजराइल ने रविवार को गाजा सिटी में हवाई हमले में 3 इमारतों को गिरा दिया। हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए थे। वहीं अगर बात की जाए इस हमले की, इस खूनी संघर्ष की, तो ये खूनी संघर्ष इजराइल और हमास के बीच एक सप्ताह पहले शुरू हुआ था। एक दिन में यह सबसे भीषण हमला है। इससे पहले इजरायली सेना ने कहा कि उसने दक्षिणी शहर खान यूनिस में अलग हवाई हमले में गाजा के शीर्ष हमास नेता याहिया सिनवार के आवास को भी जमींदोज कर दिया है। वहीं हमास के वरिष्ठ नेताओं के घरों पर भी पिछले 2 दिनों में यह तीसरा हमला है। हमले के मद्देनजर हमास के कई नेता भूमिगत हो गए हैं। इजराइल ने हमास को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए हालिया दिनों में हमले भी तेज कर दिया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने आह्वान किया है कि अब ये संघर्ष रोका जाए। बहुत हुआ ये संघर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष को जल्द से जल्द रोकने का जो है वो आह्वान कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ये आह्वान किया है। हम आपको बता दें, पिछले 1 हफ्ते से इजराइल और फिलिस्तीन में ये खूनी संघर्ष जारी है। लगातार ये खूनी संघर्ष चल रहा है, जिसमें कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे के देश के नेताओं को मारने की भी दावे लगातार किए जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की, तो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान ये कहा है कि लड़ाई समाप्त होनी चाहिए। जी हां, उनका कहना है कि अब लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। एक तरफ रॉकेट और मोर्टार और दूसरी तरफ हवाई और तोपखाने हमले बंद होने चाहिए। जी हां, आपको लगातार बता रहे हैं, लगातार दोनों देश एक दूसरे पर रॉकेट से हमले कर रहे हैं। लगातार दोनों देश एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। उन्होंने सभी पक्षों से इस आह्वान पर ध्यान देने की अपील भी की है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि मैं सबसे अपील करता हूं, सभी पक्षों से मेरी अपील के इस आह्वान पर ध्यान दें। तुरंत लड़ाई खत्म कराने का यह आह्वान उन्होंने किया है। बता दें कि एक तरफ दुनिया कोरोना महामारी से परेशान, ऐसे में दूसरी तरफ से उठते ये हवाई हमले बेहद खतरनाक भी साबित हो रहे हैं। इजराइल ने, आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र अब बीच बचाव पे उतर आया है। संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत के तुरंत संघर्ष को रोकने का भी आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से यह पहल की गई है। उन्होंने अपील की है कि इस पक्ष में सबसे अपील करता हूं, उन्होंने ऐसा कहा कि मैं सभी पक्षों से अपील करता हूं कि वो इस ओर ध्यान दें, क्योंकि ये खूनी संघर्ष लगातार मानवीय संकट है। उन्होंने कहा कि ये मानवीय संकट है और चरमपंथ को बढ़ावा देने की भी क्षमता है। इस संघर्ष को, खूनी संघर्ष को उन्होंने मानवीय संकट और चरमपंथ को बढ़ावा देने की क्षमता वाला बताया। लगातार पिछले 1 हफ्ते से दोनों देशों के बीच ये संघर्ष चल रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। वहीं कई नेताओं
कई महिलाओं और बच्चों की भी मौत हो गई है। दोनों देशों के कई नागरिक मारे गए हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि प्रफुल्ल बख्शी रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। वहीं हमारे साथ जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, भूतपूर्व राजदूत हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। जी जितेंद्र जी, सबसे पहले आपसे ही मेरा सवाल ये है कि अब बीच बचाव दोनों देशों के बीच संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ गया है कि संयुक्त राष्ट्र भी अब आह्वान कर रहा है कि तुरंत इस लड़ाई को रोक दिया जाए। देखिए, ऐसा है कि शिवाली जी, दोनों पक्ष भी इससे एक तरह से उठ चुके होंगे, क्योंकि दोनों पक्ष की एक अपनी लिमिटेशंस है। और वैसे भी देखिए कि सारी दुनिया के लोग ज्यादातर यही कह रहे हैं कि इस लड़ाई को रोका जाए। चीन ने भी अमेरिका से यही अनुरोध किया है कि अमेरिका अपने गुड ऑफिस को यूज करे, और अमेरिका ऑलरेडी इजिप्ट, यूएई और कतर के साथ मिल करके इस लड़ाई को रोकने की शायद करने के लिए प्रयत्नशील है। और मेरा अपना आकलन है कि ये लड़ाई ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन और चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि हमास के पास इतने ज्यादा संसाधन नहीं है जितने इजराइल के पास है। और इसीलिए शायद अब हमास ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि वो युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन इजराइल ने अभी फिलहाल युद्ध विराम से मना किया है, क्योंकि इजराइल का ये सोचना है कि उसने सुरंगें नष्ट कर दिए, 1-2 दिन में हमास की पूरी तरह से कमर तोड़ देगा और तब युद्ध विराम करेगा अपनी शर्त। जी विंग कमांडर सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अब संयुक्त राष्ट्र जो है बीच बचाव के लिए आया है, महासचिव ने भी, एंटोनियो गुटेरेस ने अब अपील की है कि तुरंत से तुरंत रोका जाए। मानवीय संकट और चरमपंथ को बढ़ावा देने की क्षमता वाला इस संघर्ष, इस विराम को उन्होंने कहा है, इस संघर्ष विराम की उन्होंने अपील भी की है। बिल्कुल, उन्होंने अपील की है और ये सारी दुनिया मानती है, हम मानते हैं, आप मान रहे हो कि ये संघर्ष को रोक के इनका साथ में वार्तालाप की बात हो, डायलॉग की बात हो, मेडिएशन की बात हो। पिछले 2-3 दिन से आपस में ही बोल रहे हैं और ये मेडिएशन बहुत जरूरी है। अगर डायलॉग होता है तो कोई समाधान निकलता है, चाहे मुश्किल विंग कमांडर सर, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आपके साइड से थोड़ा नेटवर्क की इशू है, शायद से आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मैं अपने तकनीकी टीम से निवेदन करूंगी कि सर की आवाज ठीक करें, फिर हम सर से बात करेंगे। जितेंद्र जी, आपके पास आते हुए, क्या होती है संघर्ष विराम की प्रक्रिया? मैं आपसे विस्तार में समझना चाहूंगी। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि अगर संघर्ष विराम की प्रोसेस के बारे में हम जानना चाहें तो कैसे शुरू होती है संघर्ष विराम की प्रक्रिया? देखिए, पहले जब दोनों देश मिलकर के सहमत होते तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि संघर्ष विराम जो है वो किस तारीख और किस समय से शुरू हो। एक चीज वो डिसाइड होती है, उस तारीख उस समय से शुरू हो जाता है तो इसका मतलब उस वक्त सारे हथियार, सारे हमले बंद कर दिए जाते हैं, जो जहाँ रहता है वहीं रहता है। और उसके साथ साथ जुड़ी हुई दूसरी प्रक्रिया ये होती है कि लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पर चले जाए वापस। किसी क्षेत्र में, किसी देश में, किसी दूसरे देश की अगर लाइन वो की है तो वहाँ पे वापस चले जाएं, अपने अपने पुराने स्टेटस को वो करें। इसके साथ ही ये भी इसमें डिसाइड होता है कि एक बार युद्ध विराम हो गया तो उसके बाद ये भी तुरंत, क्योंकि युद्ध विराम से पहले तो तुरंत सब कुछ नहीं डिसाइड हो सकता, पहली तो चीज होती है कि लड़ाई रोकी जाए। लड़ाई रुक गई तब ये डिसाइड होता है कि यहाँ कहाँ सेनाएं रहेंगी, क्या क्या रहेंगे, रेड क्रॉस को या किसी को कहाँ तक जाने की अनुमति मिलेगी। ये सारी चीजें सिलसिलेवार करके आपस में समझौता होकर के तब आगे बढ़ती है।
वहीं जितेंद्र जी, अगर बात की जाए जो हालात इस वक्त दोनों देशों के बने हुए हैं, लगातार मौतें भी हो रही हैं, लोगों की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि कई नागरिकों की मौत हो चुकी है, भारतीय महिला की भी एक मौत हुई है वहां पर, जिसके परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी जो है अब इजराइल ने ली है। लेकिन कहीं ना कहीं बात यह है कि जिस तरह से खूनी संघर्ष दोनों देशों में चला आ रहा है, जो चल रहा है, कहीं तीसरे युद्ध की तो तैयारी नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, मैं ये बात नहीं मानता कि ये तीसरे युद्ध की कोई तैयारी है, क्योंकि जहाँ तक आप अगर खाली इजराइल और फलस्तीन की बात की बात करें तो पिछले 74 साल में रात कई ऐसे मौके आए हैं जब इससे भी भयानक संघर्ष हुए। 1948 से 1967 में, देन 70s में, 90s में और पहले दशक में ये संघर्ष हुए थे। लेकिन और 7-7 दिन 8-8 दिन चले थे। 67 का संघर्ष तो बहुत लंबा था कि 6 देशों के खिलाफ इजराइल था, लेकिन फिर भी ये युद्ध विराम हुआ, ये विश्व युद्ध में नहीं तब्दील हुआ। और इतना ही नहीं, और ये आप इतिहास उठा करके देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया में संघर्ष हुआ, वियतनाम में संघर्ष हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हुए, भारत चीन के बीच में एक युद्ध हुआ, इसके बाद क्यूबा क्राइसिस हुई, नगोर्नो काराबाख में अभी युद्ध हुआ, तीसरा युद्ध अभी हुआ। तो इन सब में ये आशंका जाहिर करने वाले करते हैं कि नहीं, देखिए वो हो जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। लेकिन हर राष्ट्र को ये पता है कि युद्ध और खास तौर से विश्व युद्ध कितना भयानक होता है, किस सीमा तक जा सकता है। इसलिए कोई भी राष्ट्र उस सीमा तक नहीं जाना चाहेगा, न युद्धरत राष्ट्रों को जाने देना चाहेगा। इसीलिए आप देखिए चीन, रूस, अमेरिका सब लगे हुए हैं कि किसी तरह से युद्ध विराम हो जाए, ये संघर्ष आगे न बढ़े। तो मेरे विचार में तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि युद्ध आ जाए। विंग कमांडर सर, हम आपसे चर्चा कर रहे थे जिस बारे में हमारी बात हो रही थी कि संयुक्त राष्ट्र ने जो अब आह्वान कर दिया है कि जल्द से जल्द रोका जाए ये जो खूनी संघर्ष है, इस पर आपकी टिप्पणी? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल। देखिए, खूनी संघर्ष को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस के जो एंटोनियो साहब हैं, वो पूरा का पूरा अपना बिल्कुल ठीक विचार कर रहे हैं। बाकी सारी कंट्रीज हैं, सिक्योरिटी काउंसिल को अब देखना है कि कौन सी कंट्री हमास को वेपन सप्लाई कर रही है। हमास नॉन स्टेट एक्टर है, उनको वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं, ये रॉकेट कात्युषा रशियन रीजन के रॉकेट्स हैं, कैसे उनके पास पहुंच रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या चाइना के थ्रू आ रहे हैं, क्या रशिया के थ्रू आ रहे हैं। जब तक इसके ऊपर सेंध नहीं लगाई जाएगी तब तक बात बनेगी नहीं। और कभी अभी सऊदी अरेबिया, कतार, यूएवी, ये सारे मिलके इसके अंदर चौकन्ने और चौकस रहें कि इस तरीके को अगर आपने रोकना है तो सबसे पहले आप जो कंफ्लिक्ट कर रहे हैं, जो इलीगल बॉडीज है वो कंफ्लिक्ट कर रही हैं, उनको पहले हटाया जाए, अब बात बनेगी। क्योंकि आप इजराइल को बुला सकते हैं टेबल के ऊपर, हमास को कैसे बुलाएंगे? हमास आए या ना आए वो उसकी मर्जी है, और वो जो कहेगा क्या गारंटी है कि वो सच बोलेगा? क्या गारंटी है उसकी? तो ये सारी की सारी चीजें एक किस्म से बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। जैसे एलटीटी और श्रीलंका के बीच में मीटिंग करा रहे हैं आप, तो मतलब ही कोई नहीं है, वो बैठेंगे ही नहीं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। और दूसरा ये है कि अब हमें ये भी देखना है कि मध्यस्थता सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की हो कि बाकी कंट्रीज की भी हो। अमेरिका का क्या इसमें रवैया है? अमेरिका को भी प्रेशराइज करना पड़ेगा इजराइल के ऊपर कि आप भी थोड़ा एब्सोल्यूट संयम बरतिए, थोड़ा पीस की तरफ बढ़ाइए, और जो मीटिंग्स कराएं दोनों की, अगर दोनों के लीडर, हमास के लीडर आते हैं तो कैसे न्यूट्रल जगह में कराएं, पूरी इज्जत अफजाई देके कराएं, ताकि उनको ये फील ना हो कि उनको ठीक से ट्रीट नहीं किया जा रहा। और इसी तरीके से ये बात आगे बढ़ सकती है। दूसरे, इन्वॉल्व अदर इस्लामिक नेशंस, खासकर सऊदी अरेबिया का बहुत पॉलिटिकल क्लाउड है, चुप रहता है, मेरे को पता है, पर बेसिकली इजिप्ट और सऊदी अरेबिया मिलके और जॉर्डन को कहें कि आप इसमें बीच में आप दखलंदाजी थोड़ी करिए, तब बात बनेगी। इनके हेड्स को प्रेशराइज किया जाना चाहिए।
इनके हेड्स को आप प्रेशराइज करेंगे तब बात बनेगी। इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और कतार, ये कंट्रीज हैं, यूएई, इन सब के मिलके इनको करना पड़ेगा और इनको अथॉरिटी थोड़ी सी देनी पड़ेगी और फिर पूछेंगे कि भाई आप क्या कर सकते हो। ये जरूर कुछ ना कुछ कर सकेंगे, पर अगर आपने बीच में टर्की जैसी कंट्री को बुलाने की कोशिश करी, वो ये होने नहीं देगा, क्योंकि टर्की इसी कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू उसको सपने आ रहे हैं अपने खलीफात के, वो खलीफा बनना चाहता है, वो चाहता है कि संघर्ष चलता रहे। सऊदी अरेबिया नहीं चाहता, यूएई नहीं चाहता। ये फर्क है। अब इस्लामिक कंट्री में डिवाइड होने लगा है, थिंकिंग चेंज होने लगी है, तो इसका भी हमें देखना है। और टर्की और चाइना दोनों के ऊपर जरा सतर्कता हमें अपनानी पड़ेगी। जी विंग कमांडर सर, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से दोनों देशों के हालात जो बने हुए हैं, फिलिस्तीन से जो 130 से ज्यादा रॉकेट हमले किए गए, जिसमें इजराइल में रहने वाली एक भारतीय महिला की भी जान चली गई। ये हालात तब थी जब 90% रॉकेट ही हमास की ओर से जो दागे गए थे वो आसमान में ही इजराइल ने मटियामेट कर दिए। लेकिन अगर ये रॉकेट अगर गिर जाते, जो मटियामेट हो गए आसमान में ही, तो क्या हालात अब बने होते? देखिए, आयरन डोम का ये की कारनामा है। हालांकि आयरन डोम इस समय ओवर बर्डन्ड हो गया है, पर फिर भी आयरन डोम के कारण 90% इंटरसेप्शन हुई है। 10% तो निकलेंगे, 5 to 10% निकलेंगे, और वो भी काफी हद तक। अगर रिहायशी इलाके पे गिरेंगे तो बहुत लोग हलाक होंगे। ये कोई दिवाली के पटाखे नहीं है, ये बहुत ही घातक अस्त्र है। तो इसलिए ये बिल्कुल मान के चलिए कि इजराइल ने जो अब कदम उठाया है। दूसरी बात है, इजराइल को भी ये एक किस्म से अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करे, ताकि ये आयरन डोम जैसी चीज की क्षमता और बढ़े, ताकि ये जो अटैक्स हो रहे हैं सिविलियन रिहायशी इलाके के ऊपर, ये ना हो, ये असफल जाएं। जितनी इन अटैक की असफलता होगी, उतनी मानवता का बचाव होगा। ये खासकर हमें देखना पड़ेगा। लोग कह सकते हैं, टिप्पणी में कह सकते हैं कि आप इजराइल का साथ दे रहे हैं। इजराइल का साथ इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि इजराइल ह्यूमैनिटेरियन लॉज को मानता है। इजराइल लीगल कंट्री है, हमास लीगल कंट्री नहीं है। अगर यूएई लड़ रहा होता, सऊदी अरेबिया लड़ रहा होता, इजिप्ट लड़ रहा होता, तो हम मानते, पर ये तो कंट्रीज नहीं है बीच में। बिल्कुल। तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, ये तो जैसे कि कल आपको अब टेररिस्ट आपको कहे कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करना चाहता हूँ इंडिया में, तो आप मानेंगे क्या? तो ये वही बात है। जी जितेंद्र जी, अगर आपसे सवाल मैं करूं कि इजराइल ने दावा किया है, इजराइल की तरफ से ये दावा किया गया है कि हमास के कई बड़े नेताओं को मार गिरा है। वहीं हमास ने भी इसकी पुष्टि की है कि हाँ, जो हमला हुआ है उसमें कुछ कमांडरों के मारे जाने की जो है उन्होंने पुष्टि की है। लेकिन अब जब हालात ऐसे बने हुए हैं, ऐसे में संघर्ष विराम कितना ज्यादा जरूरी भी है और कितना मुश्किल भी है? ऐसे हालात में संघर्ष विराम हमास के लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमास इज लूजिंग द बैटल। हमास के पास, और हमास जैसा कि हमारे प्रफुल्ल बख्शी जी ने कहा, हमास नॉन स्टेट एक्टर है। वो पहले अल-फतह के साथ मिल करके फिलिस्तीन गवर्नमेंट चला रहे थे। उनका कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है, स्टेट का अस्तित्व नहीं है, राज्य का अस्तित्व नहीं है। अब क्या है कि वो भी दूसरे और लोगों के साथ, हमास के साथ ही वहाँ पर एक इस्लामिक जिहाद करके भी आतंकवादी संगठन है। अभी जो इजराइल ने दावा किया है कि कल के हमले में उसने इसके इस्लामिक जिहाद के जो एरिया कमांडर थे इनको मार गिराया है। और ये हमास ने भी इस चीज को पुख्ता किया है, पुष्ट किया है। अब ये रहा कि कितना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, जैसा कि प्रफुल्ल बख्शी जी ने कहा, एक चीज तो मुश्किल ये हो जाती है कि किससे बात की जाए। फिलिस्तीनियन गवर्नमेंट जो है अभी ऑफिशियल, जो अल-फतह की है, अब्बास की, उनसे बात की जाए या हमास से बात की जाए। इसे हमास और ये अल-फतह में बनती नहीं। तो वही चीज है कि आप किससे बात करें, या तो अल-फतह हमास दोनों को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाएं,
तब तो ये बात होगी कि वो सरकार का एक पार्ट बन के आए हैं। और उस वक्त फिर ये है कि हमें जरूरी होगा कि हम एक दो इस्लामिक देशों को भी ले आए। मेरे ख्याल से प्रेफरेबली इजिप्ट को और यूएई को, क्योंकि इन दोनों ने इजराइल को भी मान्यता दी है और इन दोनों के संबंध फिलिस्तीन से भी अच्छे रहेंगे। और जब हम ये ले आएंगे तभी ये बात बनेगी। और इसमें देखिए एक चीज और हमें इस युद्ध विराम में देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा मेरे ख्याल से भी शक्तियों को। जहाँ हमास की गलतियां ये है कि हमास प्रोवोक करने के लिए रॉकेट डालता है और पत्थरबाजी करते हैं उसके लोग, वहीं इजराइल की भी ये गलती है कि इजराइल ने इस सब के बावजूद कि जो यूएई के साथ समझौता हुआ था उसमें इजराइल ने कहा था कि हम फिलिस्तीन में अपने सेटलमेंट्स और नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इसके बावजूद इजराइल जो है वो जर्रा इलाके में अपने सेटलमेंट बढ़ा रहा है, जो कि इंटरनेशनल लॉ के भी खिलाफ है। और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हम उनसे बंधे हुए नहीं है। तो यहाँ इजराइल की भी गलती है। इसलिए जो मध्यस्थ है उनको दोनों देशों को ये बताना पड़ेगा स्ट्रिक्टली कि आपकी सीमा यहाँ तक है, बातचीत की भी, एक दूसरे से कम्युनिकेशन की, और इसके साथ साथ आपकी फिजिकल बाउंड्री नहीं तक है, इससे ज्यादा नहीं। विंग कमांडर सर, भारत ने भी इन सभी हिंसक जो गतिविधियां हैं उनकी निंदा की है, वहीं गाजा से किए गए, खासकर अगर बात की जाए गाजा की तरफ से किए गए रॉकेट हमले की कड़ी निंदा की है। साथ ही साफ शब्दों में यह भी किया है कि हिंसा पर रोक लगाने की जरूरत पर अब जोर दिया जाना चाहिए, अब हिंसा पर रोक लगानी चाहिए। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका इस वक्त कितनी महत्वपूर्ण है? संयुक्त राष्ट्र की भूमिका इससे महत्वपूर्ण रहेगी सदा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र एक सारे राष्ट्र का मिलके एक उनका जॉइंट ऑपरेशन जिसको कहते हैं, जॉइंट थिंकिंग, जॉइंट फिलॉसफी से बना है। तो संयुक्त यूनाइटेड नेशंस सदैव एक किस्म से एक लास्ट वर्ड रहेगा इस गेम के अंदर। तो भूमिका बहुत जिसका इम्पोर्टेंट होगी, बहुत जरूरी भूमिका होगी। और इस समय जैसे आपने भारत का बात की, भारत को स्ट्रेट अवे दोनों कंट्रीज को बोलना चाहिए, चाहे इजराइल हो चाहे पैलेस्टीन हो, कि आप संयम बरतें। ये नहीं करेंगे, किसी को उंगली उठानी नहीं चाहिए। जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात जो कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कह रहे थे कि इजराइल ने साइन ही नहीं किया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वो उसका मेंबर ही नहीं है, सिग्नेटरी नहीं है, पार्लियामेंट में रेटिफाई किया है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कोई हक नहीं बनता किसी पे उंगली उठाए, वो सिर्फ ट्रायल कर सकता है। पर इसीलिए इजराइल कह रहा है कि जब हमने उसको साइन नहीं किया तो हम किस तरीके से उसकी बात माने, और वो कहने लायक नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन ही इस समय बोलबाला होगा। और जैसे कि हम दोनों ने बोला, मैंने और त्रिपाठी साहब ने, कि हमें इजिप्ट को, यूएई को, खासकर इन दो कंट्री सऊदी अरेबिया को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जितना इन्वॉल्व करेंगे और जितना इस डायलॉग को बढ़ाएंगे उतना चीज आएगी। ये जल्दबाजी में काम नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ लॉन्ग। और इसके लिए स्पेशल बॉडी की बनाई है जिसमें भारत भी भाग ले, बहुत अच्छा होगा। इस समय पीस इन मिडिल ईस्ट, खासकर इस जगह, बहुत मायने रखती है, क्योंकि यहाँ से आपका कॉन्फ्लिक्ट फैल सकता है, सुएज तक जा सकता है, आपका कंट्री शिपिंग को असर कर सकता है, बहुत उसके मैनिफेस्टेशन बहुत निकल सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि किस तरीके से पीस प्रिवेल करे। बिल्कुल विंग कमांडर सर, शांति बनी रहे, बेहद महत्वपूर्ण आपने ये बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच आज 8वें दिन भी संघर्ष लगातार जारी है। आपको बता दें कि इजरायल ने गाजा में अपना हमला तेज कर दिया है, वहीं अपने सैनिकों को भी मुस्तैद कर दिया है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र भी आह्वान कर रहा है कि इस संघर्ष विराम किया जाए, इस हमले को अब रोक दिया जाए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।